नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से, जिन्होंने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। पुराने समय में केंद्र से यूपी तक में सत्ता पर काबिज सरकारों को आज उन्होंने आड़े हाथों भी लिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वो कर दिखाया जिसका यूपी कई वर्षों से हकदार रहा है। जय श्री राम। प्रधानमंत्री के आने से पहले के कार्यक्रमों से झलक मिलने लगी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यूपी के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री भी राजनीतिक दावेदारी में पीछे नहीं रहे। रैलियों का रंग भी दिखा जब मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों ने हाथ उठाकर एक दूसरे का हाथ थामा। उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। यूपी में पहले जो सरकार थी, चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिन किसानों से जमीनें ली गई उन्हें भी बुलाया गया। सारे चरणों में कई हजार किसान परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,000 किसान परिवारों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुआवजा सभी को मिला है। 4 गुना देने के लिए कहा था, अब जो है 20 लाख पे ही बात रही है। कुछ भी नहीं दिया, बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं दी, कोई भी मतलब किसान स्वतंत्र नहीं है। धोखे से आके पहले तो लूट लिया है और अब तो आंख दिखाते। तो मतलब आपको जमीन का मुआवजा ठीक से नहीं मिला? ठीक, मुझे मेरे पैसे नहीं आए। अभी मेरे एक खेत के किशोपुर माजरा के पैसे नहीं आए। 5.5 लाख मेरे बच्चे के लड़के के नहीं आए पैसे। प्रोजेक्ट नया था, सपने भी नए थे, लेकिन सियासत में सब कुछ नया नहीं होता। पुराने समय की भी याद दिलानी पड़ती है। कार्यक्रम सरकारी था मगर राजनीति से अलग नहीं। यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश, और यह बात रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी है कि जेवर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से कितना रोजगार मिलेगा। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। कोई 60,000 करोड़ का निवेश कह रहा है, कोई 30,000 करोड़ का निवेश। आज के अखबारों में पीटीआई के हवाले से एक खबर छपी कि नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि अगले 5 साल में विमान सेक्टर में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। क्या उसका आधा सिर्फ एक प्रोजेक्ट में आएगा? बात सत्ता की भी है और सुनहरे कल की भी, पर विकास की इस नई उड़ान को लेकर जमीन पर अब भी कुछ किसान परेशान हैं। प्रदेश में चुनाव है तो ये नई सौगात भी।
अब देखना होगा कि इस एयरपोर्ट के दम पर रोजी रोजगार, विकास की रफ्तार और किसानों को लेकर व्यवहार क्या यूपी में बीजेपी का लगाएगी बेड़ा पार। जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं मेघालय की, जहां टीएमसी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने टीएमसी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। टीएमसी ने एक बार फिर कांग्रेस को करारा झटका दिया है। अब मेघालय में कांग्रेस के 17 विधायकों में से 12 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। टीएमसी में शामिल होने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया है। वो हफ्ता भर पहले दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलकर मेघालय लौटे थे। 2018 में हुए मेघालय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, पर सरकार नहीं बना सकी और विपक्ष में बैठना पड़ा। हम लोगों ने फैसला लिया है टीएमसी में शामिल हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस में रहते विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। There is a reason for us to believe that we are failing in our duty. उधर कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि वह यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी को चुनौती भी दे दी। अगर हिम्मत रहे, दम रहे, मैं चुनौती दे रहा हूं, आपकी पार्टी में शामिल होने का पहले उनकी जेब से जो कांग्रेस की सिंबल है वो निकाल के टीएमसी के सिंबल में तबादला कर दीजिए, चुनाव में उतारिए, चुनाव में जीते और आपको पार्टी में शामिल कीजिए फॉर्मली। जानकारों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव से पहले ममता खुद को मोदी के आगे विपक्ष का मुख्य चेहरे के तौर पर साबित करने में जुट गई है। इसके तहत 2 दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद को ममता खुद टीएमसी में शामिल करवा चुकी हैं। इससे पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फिलेरियो, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पोते ललितेश त्रिपाठी कांग्रेस छोड़ तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। इन सब के बावजूद ममता इस बात से इनकार कर रही है कि वो कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही हैं। अगर हम तो किसी को नहीं बोला, लेकिन अगर हमारा पार्टी में कोई आते हैं, अगर कोई पार्टी छोड़ के भी आते हैं, ये उसका अपना का बात है। हम कोई पार्टी को जोड़ने तोड़ने का बात नहीं कर रहे। वैसे ये सियासी आना जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए ममता पर नाराजगी से ज्यादा कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह संकेत कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। ममता बनर्जी के इन कदमों से साफ जाहिर है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस का विस्तार कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जगह तो भरी दी है, अब देखना यह है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कितना सफल हो पाती हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां राजनीतिक हंगामे के बीच आज नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होती रही। तृणमूल कांग्रेस ने वोटिंग के दौरान धांधली का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि वो दोबारा चुनाव की मांग करेंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि उत्तर पूर्व में चुनाव ठीक से हुए हैं, इसलिए वहां राज्यों में सरकार स्थिर है। सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में सुरक्षाकर्मी भेजने को कह रहा है और तृणमूल चुनावों में धांधलियों का आरोप लगा रही है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की माने तो सब कुछ ठीक ठाक है। आज वहां पर सभी सरकारें पूर्ण बहुमत के साथ, स्थिरता के साथ काम कर रही है। चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। गृह मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर पूर्व के लोगों ने अपना लिया है और यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट की 24 लोकसभा सीटों में से 19 पर नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के सांसद हैं। 498 विधानसभा सीटों में से 350 पर नेडा के विधायक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कहते हैं कि उत्तर पूर्व में विकास न होने की एक वजह वामपंथियों की सरकार होना भी थी। प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त कहा था
कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम पूर्वी भारत के विकास पर बड़ा फोकस करेंगे और पूर्वी भारत के विकास को बाकी के भारत के विकास के समकक्ष लाकर भारत के विकास में कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। मुझे आनंद है 7 साल के अंदर काफी कुछ पूर्वी भारत के विकास के लिए हुआ है, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो। एक परिवर्तन की बयार देखी जा सकती है, मगर गड्ढा इतना बड़ा था कि भरने में समय लगता है। अब जब हम गृह मंत्री आईसीसी के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि उनका दावा है कि अब नॉर्थ ईस्ट देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मोगा में अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने नशे व बेअदबी की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक नहीं की तो वे राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। सिद्धू ने कहा कि नशे की वजह से लाखों नौजवान बर्बाद हो चुके हैं। कि 2 महीने पहले जो सरकार बनी की कह के बनी थी दसो, और रिपोर्ट लखा मावा रुल गया, लखा नौजवान सरियां लाला मुर्गे। ते मैं अज तुहानू कहना, जे ये रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दा दे उत्ते लाओ, मरण वर्त दे उत्ते जाओ कहता तुहानू। बेरोजगारी और बढ़ती फीस के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनएसयूआई ने आदिवासी छात्रों की स्कॉलरशिप जारी करने और रोजगार देने की मांग के साथ साथ शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया था। रेड क्रॉस हॉस्पिटल चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अचानक एनएसयूआई कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर वाहनों में बिठा दिया गया। वहीं केंद्र की नीतियों के विरोध में राजस्थान युवा कांग्रेस ने आज जयपुर में जन जागरण पद यात्रा निकाली। हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लाइन फाटक तक गए। वहां हुई सभा में यूथ कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के साथ कई अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।